स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस एनसीईआरटी से अध्याय 2 इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इन दिए गए कॉलिंग नंबर्स पर आपको कॉल करना है। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल की वीडियोस की लिंक नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। इसे ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आगे चलते हैं। वियतनाम, जिसे अपना इंडिपेंडेंस मिला है 1945 में, तकरीबन हमसे 2 साल पहले। दोस्तों वियतनाम को आज़ादी तो काफ़ी पहले मिल गई थी, अगर हम हमसे कंपेयर करें 2 साल पहले मिल गई थी। बट वियतनाम रिपब्लिक बनता है 3 डेकेड के बाद। इसे 3 डेकेड का समय लगता है अपने आप को रिपब्लिक बनाने में। इस चैप्टर में हम इंडो चाइना की बात करने वाले हैं, राइट। और इंडो चाइना का ये जो रीजन है दोस्तों, ये जो एरिया है, इन एरिया में से एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसका नाम है वियतनाम। हम इस वीडियो में वियतनाम पर चर्चा करेंगे, राइट। किस तरह से वियतनाम में नेशनलिज्म डेवलप हुआ, वहां पर जिस तरह का नेशनलिज्म डेवलप हुआ था दोस्तों, ये नेशनलिज्म हमें थोड़ा अलग तरह का है। ऐसा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू यूरोप और फ्रांस। जिस यूरोप और फ्रांस के नेशनलिज्म को हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा, राइट, उससे यहाँ का नेशनलिज्म थोड़ा अलग है। ओके, बिकॉज देखिए यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया अपने आप को आज़ाद आज़ाद करने के लिए, और इनके इसी संघर्ष से इनका नेशनलिज्म जुड़ा हुआ है। ऐसा हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखा जाए दोस्तों, तो इस वीडियो में काफ़ी अच्छी चीज़ें इस अध्याय में आपको आपको बताई गई है। और इंडो चाइना क्या है, इंडो चाइना का इतिहास कैसा है, राइट। यहाँ पर यूएस और वियतनाम में क्या कुछ चीज़ें हो रही थी, ये सब कुछ चीज़ें एक तरह से इस अध्याय के अंदर रखी गई है। आई होप कि ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आप इसे पूरा देखिए। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला हमारा पॉइंट है चीन के साये से आज़ादी। व्हाट? चीन के साये से आज़ादी, इमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना। देखिए इंडो चाइना में 3 कंट्रीज आती है। अगर आज की समय की हम बात करें, इसमें वियतनाम है, लाओस है और कंबोडिया है। दोस्तों इन 3 कंट्रीज में अगर आज से हम चले जाए काफी पीछे, तब स्थितियां किस तरह से थी, किस तरह के लोग रहा करते थे, इनकी जिंदगी कैसी थी, अगर ये देखें दोस्तों, तो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स के लोग रहा करते थे और इनका जीवन भी एक दूसरे से अलग अलग था। बट इनका जो एम्परर था ये चाइना का था। एक तरह से पावरफुल चाइनीज एम्पायर के शैडो में ये लोग, साहे में ये लोग रह रहे थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक समय तो ऐसा आ चुका था कि आज का जो वियतनाम है, इस वियतनाम के नॉर्दर्न और सेंट्रल वियतनाम को ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था। बट अपने आप को आज़ाद करने के बाद भी जो चाइनीज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है एज वेल एज जो चाइनीज कल्चर है दोस्तों, इन्हें इन्होंने नहीं त्यागा। इनके साथ इन्होंने अपना कनेक्शन बनाए रखा। वियतनाम एक तरह से सिल्क रूट से भी कनेक्टेड है, राइट। तो सिल्क रूट से कनेक्टेड है दोस्तों। जब भी कोई चीज़ किसी अच्छे या इंपॉर्टेंट रूट से कनेक्टेड होती है तो वहां से वस्तुओं की, लोगों की और विचारों की आवाजाही चलती रहती है, और इस तरह की आवाजाही वियतनाम से भी हो रही थी। और यही एक रीज़न है कि वो यहाँ के जो ट्रेडर्स थे या दूसरे इलाके के ट्रेडर्स यहाँ पर आया करते थे, इनके बीच में एक नेटवर्क स्टैब्लिश हो चुका था। लाइक जैसे खमेर और कंबोडियाइन, ये जो लोग हैं दोस्तों, जो कि नॉन वियतनामीज पीपल है, ये इनसे भी इनका उस समय में कनेक्शन हुआ करता था, जो कि काफी दूर इनसे रहा करते थे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पर चीन के साये से आजादी दोस्तों, और इस पॉइंट के अंदर हमें 3 और पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस, अर्थात औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, इट्स अबाउट फ्रांस, बिकॉज ये फ्रांस की कॉलोनी था उस समय। फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की जरूरत क्यों थी, राइट। अब फ्रांस की कॉलोनी था तो हमें यही देखना होगा ना कि फ्रांस ने यहाँ पर कॉलोनी बनाई, बट उसे एक तरह से उपनिवेश की कॉलोनी की आवश्यकता क्यों थी, और उपनिवेशों का विकास करना क्या जरूरी होता है, राइट। इज इट इज नेसेसरी टू डेवलप द कॉलोनी। ओके, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस, औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए वियतनाम में फ्रेंच कॉलोनी थी, राइट। यहाँ पर फ्रांसीसियों की चल रही थी, राइट। और दोस्तों ये लोग कुछ यहाँ पर चेंजेस ला रहे थे, बट वियतनाम के लोगों ने एरिया ऑफ लाइफ,
जिंदगी के हर उस क्षेत्र पर जहां पर इस कॉलोनियल डोमिनेशन का प्रभाव इन्हें देखने को मिल रहा था, वहां पर ये लोग विरोध कर रहे थे, ये रेजिस्ट कर रहे थे, राइट। देखिए ज्यादातर दोस्तों इनका जो कंट्रोल था ना, ये मिलिट्री और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ही था। मतलब मिलिटरली इन्होंने सब चीजें मेंटेन करके रखी थी, और इकोनॉमिक कंट्रोल इसलिए भी था बिकॉज वहां से ज्यादा प्रॉफिट मदरलैंड को कैसा हो सके, ये भी उस समय वहां के देश का टारगेट होता था। बट यहाँ तक ही नहीं था, ये लोग पूरी तरह से सिस्टम ही चेंज करना चाहते थे, ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जो कि बिल्कुल फ्रांस के जैसा हो, राइट। तो ये वियतनाम के कल्चर को रीशेप करने की भी ट्राई कर रहे थे, और हर कोशिश इनकी जारी थी। इसी से दोस्तों हमें वियतनामीज नेशनलिज्म उभरता हुआ दिखाई देता है, बिकॉज वियतनाम की सोसाइटी के हर सेक्शन ने फ्रेंच के फ्रांस का जहाँ जहाँ उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन पे आप ये यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ में, तो वहाँ पर दोस्तों उन्हें रेजिस्ट किया, उनके साथ फाइट करने के लिए ये लोग तैयार रहे। फ्रेंच ट्रूप्स वियतनाम में पहुंचे कब थे? ये 1848 में पहुंचे थे, और देखा जाए दोस्तों तो मिड 80s तक इन्होंने एक तरह से अपनी ग्रिप वहां पर स्टैब्लिश कर ली थी, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न रीजन में। वियतनाम का जो नॉर्दर्न रीजन है, इस रीजन में इन लोगों ने अपनी ग्रिप स्टैब्लिश कर ली थी। और जब इन्होंने फ्रैंको मतलब चाइना के साथ भी इन्होंने वॉर लड़ी। चाइना के साथ इन्होंने वॉर क्यों लड़ी? नॉट चाइना बट चाइनीज के साथ इन्होंने वॉर लड़ी, बिकॉज दोस्तों हमने देखा ना कि किस तरीके से चीन के साए में था वियतनाम, चाइनीज एम्पायर का यहाँ पर कंट्रोल था, या एक तरीके से ये भी बड़े चाइनीज एम्पायर से जुड़ा हुआ था। तो फ्रांसीसियों को दोस्तों चाइनीज के साथ वॉर करनी पड़ी, और फिर इसमें इन्हें कंट्रोल भी मिल गया टॉनकिन और अनाम का। और इसी के साथ देखा जाए तो 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन हुआ, फ्रेंच इंडो चाइना को फॉर्म किया गया। अब देखिए फ्रेंच लोग अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चाहते थे, राइट। और देखा जाए दोस्तों तो एक और ये अपनी पावर को कंसोलिडेट करते जा रहे थे, एक किंग के बाद दूसरा किंग आ रहा था, इनका रूल चलता जा रहा था। बट वियतनामीज को भी ये अंडरस्टैंड होने लगा कि इन लोगों के आने की वजह से इनका क्या लॉस हो रहा है, और किस तरह से इन्हें सफर करना पड़ रहा है। तो नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस एक तरह से लोगों के बीच में डेवलप हो रहा था, ओके। बिकॉज देखिए इस रीजन में डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज के, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में बिलीव रखने वाले, और डिफरेंट डिफरेंट कास्ट क्रीड के लोग रहा करते थे। बट दोस्तों एक तरह से डाइवर्सिटी थी, बट इस डाइवर्सिटी को यूनिटी में कन्वर्ट करने का काम एक तरह से इस उपनिवेशवाद ने किया, हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्हाई द फ्रेंच थॉट व्हाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज नेसेसरी? देखिए दोस्तों कॉलोनीज नेसेसरी इसलिए होती है बिकॉज अगर आपके कंट्री है, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टेट, या ये एक कंट्री है, अब इससे अपने आप को चलाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब आवश्यक नहीं है कि ये सभी सोर्सेज के पास अवेलेबल हो। जैसे कि आप हमारे देश की बात कीजिए, हमारे यहाँ पर दोस्तों हमारी कंट्री कितनी बड़ी है, राइट, कितनी यहाँ पर वैरायटी है। और देखा जाए तो जियोग्राफिकली भी वैरायटी है, हर तरह का मौसम हमारे देश में हमें देखने को मिलता है, इंडियन टेरिटरी पे देखने को मिलता है। बट फिर भी कुछ चीज़ों की ऐसी ज़रूरत होती है जो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, राइट। कुछ चीज़ें हम निर्यात करते हैं, बट कुछ चीज़ें हमें आयात करनी पड़ती है, और दुनिया के हर एक देश को ऐसा करना पड़ता है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास अपनी, एक तरह से देखा जाए तो अपना अ, वो सेल्फ सफिशिएंट है, राइट। ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट है। जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि कोई एक व्यक्ति मिस्टर नो ऑल नहीं बन सकता, अर्थात कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं बन सकता जिसे हर चीज़ का ज्ञान हो, हर चीज़ का पता हो। ऐसा दोस्तों कोई कंट्री ऐसा एक तरीके से पूरी तरह से कंप्लीटली 100% सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन सकती, बिकॉज हर चीज़ हर जगह पर उपलब्ध नहीं होती। तो जो चीज़ दोस्तों इनके पास नहीं है वो चीज़ इन्हें बाहर से मंगवानी पड़ेंगी। तो उस समय पर इसीलिए ये कॉलोनीज के माध्यम से किया जाता था। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है इसका सप्लाई करने के लिए, इसेंशियल गुड्स की ज़रूरतों के लिए, राइट। और वेस्ट के जो दूसरी कंट्रीज थी जैसे कि इंग्लैंड, ये भी अपने उपनिवेश अलग अलग जगह पर बनाई जा चुकी थी दोस्तों, तो उनसे भी compete करने के लिए एक तरीके से देखा जाए। और दूसरा एक रीज़न था कि इन्हें अपनी सभ्यता पर इतना विश्वास था या घमंड था कि इन्हें लगता था कि इनकी सभ्यता ही सबसे अच्छी है, राइट। ये अब सभ्य हो चुके हैं, और इनकी ड्यूटी है कि समाज में या दुनिया में जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पर ये सभ्यता, ये सिविलाइजेशंस नहीं पहुंची है, वहाँ पर जाएंगे, बैकवर्ड लोगों को सिविलाइज करेंगे, राइट। ये इनका दायित्व है, राइट।
तो दोस्तों इसके लिए भी ये कॉलोनाइजेशन किया जाता था। अगर हम देखें तो दोस्तों ये जो मेकॉन्ग डेल्टा का एरिया है, यहाँ पर कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए इन लोगों के द्वारा क्या किया गया। इन लोगों के द्वारा देखिए इस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, मैक्सिमम एरिया कल्टीवेशन के अंडर लाया गया, राइट। मैक्सिमम एरिया कल्टीवेशन के अंडर लाया गया। किस तरह से लाया गया दोस्तों, यहाँ पर नंबर्स मैं आपको बताता हूँ, इससे आप समझ जाओगे। 1873 में 2,74,000 हेक्टर इतना एरिया था, 2,74,000 हेक्टर इतना एरिया था जो राइस कल्टीवेशन के अंडर था। इसके बाद देखिए तकरीबन इससे कुछ सालों के बाद 90s में 1.1 तकरीबन दोस्तों 1.1 मिलियन हेक्टर एरिया अंडर कंट्रोल आ चुका था राइस के, राइट। इसके बाद तकरीबन 1930 में, इससे 30 साल के बाद अगर हम देखें तो ये एरिया इसके दोगुना हो चुका था। 2.2 मिलियन हेक्टर एरिया इन्होंने राइस के मतलब एरिया जहाँ पर राइस अब ग्रो किया जा रहा था, इन्होंने दोस्तों राइस कल्टीवेशन को काफ़ी बढ़ा दिया था। अब इस तरीके से इन्होंने राइस कल्टीवेशन को बढ़ाया था तो राइस का प्रोडक्शन भी बढ़ा था। एक तरह से देखा जाए तो 2/3 जो प्रोडक्शन था दोस्तों इसे एक्सपोर्ट किया जाने लगा। 2/3 जो प्रोडक्शन हो रहा था राइस का वियतनाम में, इसे एक्सपोर्ट किया जाने लगा। और ये एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो दुनिया से अगर हम एक्सपोर्ट का रेशियो देखें तो कितना परसेंटेज या इनका स्टैंड कहाँ पर था, तो 1931 का ये नंबर है दोस्तों कि वियतनाम दुनिया में तीसरे स्पॉट पे था राइस एक्सपोर्टर के रूप में, राइट। तो इतने यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही थी। मतलब ये सब ये फ्रेंच लोग कर रहे थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल लीजिए कि आप चावल को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने आप कल्टीवेशन के अंदर लेकर आया है, राइट। कल्टीवेशन के अंडर आपका है, आपका यील्ड अच्छा हो रहा है, बट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बेहतर ट्रांसपोर्ट के साधन चाहिए। दोस्तों उस समय रेलवेज आ चुकी थी और रेलवे नेटवर्क डेवलप करने के लिए ये लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे और एक तरह से ज़ोरों से काम कर रहे थे, और ऐसा हो भी रहा था। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस इंडो चाइना रेल नेटवर्क, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसके अलावा दूसरे रेल नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे। ये जो हमने ऊपर देखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडो चाइना रेल नेटवर्क ये 1910 में बनकर कंप्लीट हो चुका था। इसके अलावा दोस्तों थाईलैंड से वियतनाम को थाईलैंड से कनेक्ट करने के लिए भी एक, थाईलैंड एंड कंबोडियन कैपिटल से कनेक्ट करने के लिए भी एक रूट के लिए थे ये लोग कोशिश कर रहे थे, मतलब इनके प्रयास जारी थे, राइट। और देखा जाए तो वहाँ के जो व्यापारी थे, कोलोन, जिन्हें हम कोलोन कहेंगे, व्हाट इज दिस कोलोन। कोलोन दोस्तों ये वो लोग हैं जो कि वियतनामीज नहीं है, जो कि फ्रांसीसी है, बट वियतनाम में रह रहे हैं और ये ओरिजिन से फ्रांसीसी है और यहाँ पे एक तरीके से पावरफुल बन चुके हैं। तो इन लोगों का अपनी फ्रेंच सरकार पर प्रेशर भी था, एक तरीके से दबाव भी था कि आप यहाँ पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। अब हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, राइट। शुड कॉलोनीज बी डेवलप, क्या कॉलोनीज को डेवलप्ड करने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग यहाँ पर हमें विचार देखने को मिलते हैं। कॉलोनीज का फर्स्ट रोल क्या है। कॉलोनीज का फर्स्ट रोल ये है कि अपनी जो मदर कंट्री है, मदर लैंड है, उसके वेलफेयर के लिए या उसके इंटरेस्ट को सर्व करने का काम करे, राइट। पर कैसे करे, मदरलैंड का वेलफेयर कैसे हो। देखिए यहाँ पर एक पॉल बर्नार्ड है, एक इन्फ्लुएंशियल राइटर है, पॉलिसी मेकर है मतलब ये थे, सॉरी, इन्फ्लुएंशियल राइटर एंड पॉलिसी मेकर स्ट्रांगली बिलीव दैट इकोनॉमी ऑफ द कॉलोनीज नीडेड टू बी डेवलप। अब इनका मानना था कि कॉलोनीज की इकोनॉमी को डेवलप किया जाना चाहिए। इनका आर्ग्यूमेंट क्या था, देखिए दोस्तों ये क्या कहते हैं कि अगर कॉलोनीज की इकोनॉमी डेवलप होंगी तो कॉलोनीज में रहने वाले जो लोग हैं इनके ये लोग बेहतर होंगे, सशक्त होंगे, इन्हें इनके पास पैसा आएगा। जब इनके पास पैसा आएगा तो दोस्तों अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे दोस्तों तो एक तरह से वहाँ वहाँ का प्रॉफिट किसे मिलने वाला है, उन्हें मिलने वाला है जहाँ जो वहाँ पे रूल कर रहे हैं, जिनका वहाँ पे रेजिम है, राइट, जिनके अंडर कंट्रोल में वो एरिया है। तो इस तरीके से इनका ये मानना था कि आप कॉलोनीज का विकास कीजिए, आपके जो टारगेट है जैसे कि मदरलैंड के इंटरेस्ट को सर्व करने का ये जो फर्स्ट टारगेट है ये पूरा हो जाएगा। पर वियतनाम दोस्तों एक तरीके से वियतनाम के इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या बैरियर्स थे, कौन कौन से बैरियर्स थे, कुछ बैरियर्स यहाँ पर थे जो मिस्टर ये जो बैरियर्स थे ये मिस्टर पॉल बर्नार्ड जी ने यहाँ पर मेंशन किए हैं, राइट। इनका कहना था दोस्तों कि हाई पॉपुलेशन लेवल, वियतनाम की आबादी काफ़ी हो चुकी थी। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, भाई
प्रोडक्टिविटी लो थी। आप कहेंगे किस तरह से लो थी? आपने तो बोला प्रीवियस स्लाइड में कि 2/3 यहाँ का जो राइस प्रोडक्शन हो रहा था इसे एक्सपोर्ट किया जा रहा था, और वर्ल्ड में 1931 में वियतनाम तीसरे स्पॉट पर था, तीसरे रैंक पर था राइस को एक्सपोर्ट करने के मामले में। फिर प्रोडक्टिविटी कैसे कम थी? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? दोस्तों, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों में डिफरेंस है। कैसे? फॉर एग्जांपल, एक एक एकड़ का ये लैंड है, राइट, और ये लैंड है किसी बी कंट्री में, और यहाँ पर 1 एकड़ का लैंड है किसी ए कंट्री में, राइट। अब देखिए, यहाँ पर 1 एकड़ में सपोज सोयाबीन की सोइंग की जा रही है, सोयाबीन की खेती हो रही है, और यहाँ पर हो रहे हैं 13 क्विंटल सोयाबीन पर एकड़, और यहाँ पर हो रही है दोस्तों 7 क्विंटल या 7 से 8 क्विंटल सोयाबीन 1 एकड़, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स जिसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रोडक्शन तो हो गया 7, यहाँ पे हो गया 13, बट इनकी प्रोडक्टिविटी इनसे ज़्यादा हो गई। तो एज कम्पेयर टू दी अदर एरिया जहाँ पर राइस या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, जैसी वियतनाम में होती है, इनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम थी। एक्सटेंसिव इंडिपेंडेंस अमंगस द फेजेंट, फार्मर्स की दोस्तों मतलब फार्मर्स काफ़ी कर्ज बाजारी हो चुके थे, इन पर काफ़ी कर्जा हो चुका था। ये वो 3 तरह के स्टेप्स है, अगर इसे सही तरह से डील किया जाता तो वियतनाम की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती थी, ऐसा मिस्टर पॉल बर्नाल्ड कहते हैं। अब देखिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए सबसे ज़रूरी था कि लैंड रिफॉर्म्स किए जाए। ऐसे लैंड रिफॉर्म्स किए जाए जैसे लैंड रिफॉर्म्स जापान में हो चुके थे। बिकॉज दोस्तों, एक बात तो ये है, ये इतना कर कर भी आप एम्प्लॉयमेंट इंश्योर नहीं कर सकते कि सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट हो पाएंगी, राइट। बट जापान का एक्सपीरियंस से हमें ये पता चला था कि देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो आप जॉब्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। और यहाँ की जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी वियतनाम की, ये प्राइमरली बेस्ड की थी राइस कल्टीवेशन और रबर प्लांटेशन पर, राइट। ये इकोनॉमी दो चीज़ों पे डिपेंडेंट थी, एक तो राइस कल्टीवेशन और दूसरा था रबर प्लांटेशन। और ज़्यादातर जो यहाँ के ओनर थे ये फ्रेंच थे या वियतनामीज एलाइट थे, राइट। और रेल और पोर्ट की जो फैसिलिटीज़ थी दोस्तों, ये भी एक तरीके से डेवलप हो रही थी, जो हेल्प कर सकती थी या मदद कर सकती थी सर्विस सेक्टर को, राइट। और देखिए, यहाँ पर जिस तरीके के अनुबंध होते थे, जिस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते थे लेबर और मालिक के बीच में, ये एक तरफा हुआ करते थे। रबर प्लांटेशन में जो लोग काम करते थे, इनके एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट होते थे, काम करने वाले मजदूरों को किसी भी तरह के अधिकार नहीं थे। इवन अगर वो न काम करे या काम छोड़ दे तो मालिक ही उन पे केस कर देते थे, फिर उनसे कितना ही काम ये क्यों ना करवा ले। द फ्रेंच कॉन्ट्ररी टू व्हाट बर्नार्ड वुड बी हैव टू लाइक। देखिए दोस्तों, मिस्टर बर्नाल्ड, पॉर्न बर्नाल्ड जो कह रहे थे, फ्रांसीसियों ने बिल्कुल इसके विरुद्ध किया, या इस बात को इग्नोर किया, इस बात पे फोकस नहीं दिया, और यहाँ की इकोनॉमी को यहाँ के मतलब इस देश को इंडस्ट्रियलाइजेशन पर इसे इंडस्ट्रियलाइज करने की दिशा में काम नहीं किया। ये जो इकोनॉमी थी ये और ख़राब होती गई। यहाँ पर रूरल एरियाज़ में जो बड़े ज़मींदार थे ये तगड़े होते गए, राइट। और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था दोस्तों, ये डिक्लाइन होता गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अमीर था वो अमीर रह गया, जो गरीब था वो गरीब ही रह गया। अब हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं गाइस, जो है यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो है औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा। यहाँ पर भी हमें 3 पॉइंट देखने हैं। पहला है आधुनिक सोच, राइट। पहला है आधुनिक सोच शिक्षा की भाषा, कि आधुनिक सोच ये कि शिक्षा की भाषा क्या हो। आधुनिक दिखने की चाह, कि अब भाई आधुनिक किस तरह से दिखे, आपका अपीयरेंस कैसा हो। स्कूल में विरोध के स्वर। तो देखा जाए दोस्तों, तो फ्रेंच कॉलोनाइजेशन एक तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से ही संबंधित था। इनका एक आइडिया था कि ये लोगों को सिविलाइज करेंगे, जिस रीजन पे जाएंगे वहाँ पे अपना एक तरीके से उस रीजन को उनकी तरह ही बेहतर, प्रॉस्पेरस और सिविलाइज बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि वो इंडिया को सिविलाइज करने आए हैं, राइट। उनका यहाँ पे प्राइमरी जो मोटिव है, प्राइमरी जो उद्देश्य है, एम है कि ये उस कंट्री को सिविलाइज करना है जिस कंट्री पर ये आके अपनी कॉलोनीज बना रहे हैं, राइट। बट दोस्तों, देखा जाए तो ये एक तरीके से ऐसा हम कैसे मान ले कि यूरोप की जो सिविलाइजेशन थी ये एक वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन थी, राइट। ये ऐसा कैसे हो सकता है? सो इट बिकेम द, ऐसा उनका मानना था। इस वजह से दोस्तों ये उनकी ड्यूटी हो चली थी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन को ये
दूसरी जगह पे भी इंट्रोड्यूस करे जहाँ पर ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस नहीं है, और जो वहाँ की जो अपनी सिविलाइजेशन है, लोगों के जो अपने लोकल कल्चर है, रिलीजन है, ट्रेडिशंस है, इन्हें डिस्ट्रॉय करें, राइट। ये उन्हें बताए कि भाई ये तो आउटडेटेड है, आप लोग क्या कर रहे हो, ये तो मॉडर्न वर्ल्ड है, देखिए हम कहाँ चले गए, राइट, हमने कितनी प्रगति कर ली, राइट, हमने कैसे बदलाव किए हैं, और ह्यूमन ब्रेन की सहायता से, साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आपके बिलीफ तो कुछ भी सही नहीं है, राइट। इस तरीके के इनके अपने विचार थे दोस्तों। और देखिए, एजुकेशन एक प्राइमरी या प्रथम वो स्टेप है जिसके माध्यम से हम किसी को सिविलाइज कर सकते हैं, या नेटिव्स को सिविलाइज कर सकते हैं, जहाँ पर इन्हें जाकर सिविलाइज, इन लोग मतलब जिस एरिया को जाकर इन्हें सिविलाइज करना था, यानी कॉलोनीज करनी थी। अब एजुकेशन तो दिया जाए, बट एजुकेशन किस तरह का दिया जाए? एजुकेशन उनका दिया जाए दोस्तों, उस सिस्टम का दिया जाए जिस सिस्टम से ये लोग आते हैं, या उस सिस्टम का दिया जाए जहाँ पर ये ऑलरेडी इन चीज़ों को कैरी करने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें कि शिक्षा फ्रेंच में दी जाए या वियतनामीज में दी जाए, राइट, इस तरह के इनके सामने सवाल थे। बट दोस्तों, जो लोग फ्रांस के जो लोग वियतनाम में रह रहे थे, जिन्हें हमने देखा कि इन्हें कॉलोन्स कह रहे थे, इन्हें एक डर भी था, अगर इन लोगों को शिक्षा दे दी जाएंगी, इन्हें अगर फ्रांस की शिक्षा या वियतनाम की शिक्षा, वट एवर मॉडल ऑफ द एजुकेशन, इसे साइड में रखते हैं, इन्हें पढ़ा दिया जाएगा, तो दोस्तों ये भी तो इनसे कम्पीट करेंगे। टीचर, शॉपकीपर, पुलिसमैन, ये जो जॉब्स है जो लोगों को मिल सकते हैं, इन जॉब के लिए ये भी तो कम्पीट करेंगे, तो इन्हें क्या इस तरीके से पढ़ाना चाहिए? तो एक तरीके से देखा जाए तो इनके सामने ये भी एक प्रॉब्लम के रूप में ये क्वेश्चंस खड़े हुए थे। दोस्तों, इनकी पॉलिसीज किस तरह से काम करती है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है आधुनिक सोच, शिक्षा की भाषा, टॉकिंग, और नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक दिखने की चाह, और थर्ड पॉइंट है स्कूलों में विरोध के स्वर। तो देखिए, जो एलाइट थे दोस्तों, वियतनामीज एलाइट्स थे, इन लोगों पर, इवन वियतनाम के लोकल लोगों पर भी जो एलाइट्स में नहीं आते हैं, इन लोगों पर चाइनीज कल्चर का प्रभाव था, राइट। जब फ्रेंच कॉलोनीज अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रही थी, तो इन्होंने देखा कि इन्हें हर स्टेप पर चाइनीज इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, और ये इन्हें काउंटर कर रहा है। दोस्तों, किस तरीके से सिस्टमेटिकली इस ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम को, जो कि फ्रांस से आई है, यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए, और वियतनामीज़ की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, इसे एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए, इसे एक तरह से किस तरह से साइट किया जाए, इसके प्रयास में ये लोग लग गए, राइट। द चाइनीज, द लैंग्वेज यूज बाय द एलाइट सो फार हैड टू बी रिप्लेस्ड। अब देखिए, यहाँ पर इन्हें उस लैंग्वेज को रिप्लेस कराना था जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ के एलाइट वर्ग कर रहा था, राइट। इतना आसान भी ये नहीं था। बट दोस्तों, वॉज द लैंग्वेज टू बी वियतनामीज और फ्रेंच? अब चाइनीज़ लैंग्वेज को आपको हटाना है, बिकॉज एक तरह से एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे इसी पर बेस्ड थी, एलाइड लोगों के बीच में जो थी। अब एलाइड लोगों के बीच में एजुकेशन सिस्टम थी, तो फिर उन लोगों का क्या, जो लोग एलाइड नहीं थे, काफ़ी गरीब थे, दोस्तों, ये लोग एजुकेशन के इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे, या इनके पास इतने संसाधन ही नहीं थे उस समय में भी कि ये एजुकेट अपने आप को कर सके या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, राइट। तो प्राइमरली देखिए, अगर यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन रिवॉल्यूशन भी अगर फ्रेंच लोगों को लेकर आना था, तो इनके स्कूल्स में कौन से बच्चे आने वाले थे? एलाइट्स के बच्चे आने वाले थे। और एलाइट्स का जो विचार था दोस्तों, ये पूरी तरीके से चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, ये पूरी तरीके से चाइनीज़ के प्रभाव में थे। इनकी शिक्षा भी चाइनीज़ लैंग्वेज में हो रही थी। अब यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज की जगह नई लैंग्वेज में इन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए थी, बिकॉज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इनसे दूर करना था। इसलिए अब क्या किया जाए, कौन से लैंग्वेज में शिक्षा दी जाए, वियतनामीज़ में दी जाए या फ्रेंच में दी जाए? इस तरीके के क्वेश्चन, या ये दो ब्रॉड क्वेश्चन इन लोगों के सामने थे। अब पॉलिसी मेकर्स ने क्या किया दोस्तों, इन्होंने कहा कि भाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होंगी, या सिखाने की, पढ़ाने की जो भाषा होंगी, ये फ्रेंच होंगी। अगर ये लोग फ्रेंच समझेंगे, वियतनामीज लोग फ्रेंच समझेंगे दोस्तों, तो ये फ्रेंच के कल्चर को समझेंगे, फ्रांस का जो सिविलाइजेशन है इसे समझेंगे, और एक तरीके से देखा जाए तो इनका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा, और ये अपने हार्ट से, सोल से बिलीव करने लगेंगे दोस्तों, यूरोपियन फ्रांस का जो सिस्टम है ये बेहतर है, और हमें भी इसी के साथ चलना चाहिए। The educated people in Vietnam would respect the French sentiments and ideas, see the superiority of French culture and work for the French। तो इस तरीके के इनके टारगेट्स थे। इनका मानना था कि वियतनामीज एजुकेटेड यूथ जब इस शिक्षा व्यवस्था से होकर गुजरेगा, तो फ्रांस के प्रति उसके मन में एक आदर रहेगा, फ्रांस का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो सिस्टम है, ये बेहतर है। और दोस्तों, जब ये गवर्नमेंट के लिए या फ्रांस के लिए काम करेगा, तो ये सब चीज़ें फ्रांस के फेवर में रहेंगी।
राइट। दूसरे लोग इस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को मतलब फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के विरोध में थे। इनका कहना था कि भाई इन लोगों को वियतनामीज में ही पढ़ाइए। तो इसे किस तरह से हल किया गया, लोअर क्लासेस में वियतनामीज रखा गया और दोस्तों हायर क्लासेस में फ्रेंच रखा गया। तो दोनों ही लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया गया। अब देखिए कुछ इसमें से पढ़ लेते थे, पढ़ाई कर लेते थे, तो दोस्तों ये भी एक तरह से देखा जाए तो फ्रेंच कल्चर को एक्वायर कर लेते थे, तो इन्हें रिवॉर्ड के रूप में फ्रेंच सिटीजनशिप भी मिल जाती थी। राइट। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें जो वियतनामीज इलाइट थे, तो वियतनामीज इलाइट्स में कौन सी पॉपुलेशन आती थी, किस धर्म को ये लोग फॉलो करते थे। धर्म की बात तो हम नेक्स्ट आगे के पॉइंट में करने वाले हैं। बट दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जो वियतनामीज इलाइट थे, क्या अब ये स्कूल्स में जाके इनरोल करेंगे। राइट। और इनरोल करने के बाद क्या ये पूरी शिक्षा ग्रहण करेंगे। जैसे कि अब हम जब फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं ना, तो जब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो और आपने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, तो आपके साथ काफ़ी बच्चे होते हैं, 40-50 से ज़्यादा बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। पर अगर दोस्तों आप 10th क्लास तक, 12th क्लास तक चले गए, तो आपका अपना अनुभव होगा कि देखिए वो बच्चे पीछे रह जाते हैं, वो स्कूल छोड़ देते हैं। ड्रॉप रेशो हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये लोग क्या इस शिक्षा व्यवस्था को में एंटर करने के बाद इसे पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, ये काफ़ी भी सवाल इनके सामने थे। पर यहाँ पर ये क्या करते थे दोस्तों, ये ज़्यादा स्टूडेंट्स को हायर एग्जामिनेशन पास ही नहीं करने देते थे। राइट। 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स फेल हो जाते थे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा था, ये विद्यार्थी फेल क्यों हो रहे थे? बिकॉज इसकी अपनी एक अलग पॉलिसी थी। देखिए दोस्तों, पॉलिसी ऐसी थी कि अगर ज़्यादा लोग पास आउट होते हैं, पास आउट होकर बाहर आते हैं, तो वो क्या चाहेंगे, वो जॉब चाहेंगे। अब वो जॉब इन्हें अपने लोगों को देनी है, अपने जो मदरलैंड से बिलोंग करने वाले कॉलन हैं इन लोगों को देनी है। ये जॉब ये इन लोगों को क्यों दे। आपके बात यहाँ पे आई थिंक आप समझ गए कि मैं किस पॉइंट को आप तक कन्वे करना चाहता हूँ। तो ये क्या करते थे दोस्तों, इन स्टूडेंट्स को पास ही नहीं होने देते थे। जैसे कि यहाँ पे नंबर्स आप देख सकते हो कि 1925 में, 1925 में अगर हम पॉपुलेशन का देखें तो 17 मिलियन में से सिर्फ 40 स्टूडेंट्स पास हुए थे। नॉट नॉट दिस नॉट 40, 400 स्टूडेंट्स पास हुए थे इस एग्जामिनेशन को। 17 मिलियंस में, 17 मिलियन पॉपुलेशन में कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, 400 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो इनकी जो पॉलिसी थी कि स्टूडेंट्स को फेल कराइए, इन्हें पास ही मत होने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, वो एग्जाम दे रहा है, फेल हो गया पहली बार, दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो गया, तीसरे अटेम्प्ट में फेल हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो फेल होता जाता है ना, तो उसका मनोबल डाउन होता जाता है। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वो कहता है कि बस छोड़ दो, आप दूसरा कुछ करते हैं, नहीं हो रहा है मुझसे। राइट। तो इस तरह से दोस्तों इनकी भी एक पॉलिसी थी कि इन लोगों के मन में फ्रांस के प्रति आदर भाव लाइए। राइट। फ्रांस के प्रति एक डेडिकेशन लाइए, फ्रांसीसी शिक्षा व्यवस्था को इंट्रोड्यूस करके। दूसरी बात, इन्हें पास ही मत होने दीजिए। अगर ये पास ही नहीं होंगे तो जॉब कैसे उस पोस्ट, उस एजुकेशन लेवल का काम ही कैसे मांगेंगे। राइट। तो इस तरीके से ये लोग काम कर रहे थे। द वियतनामीज वेयर रिप्रेजेंटेड एज ए प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। वियतनामीज को एक तरीके से प्रिमिटिव और बैकवर्ड के रूप में दर्शाया जाता था दोस्तों, कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मैनुअल वर्क ही कर सकते हैं। एक मिनट से हम क्लियर कर लेते हैं कि ये लोग तो सिर्फ मैनुअल वर्क कर सकते हैं, ये इन लोगों से इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं हो पाएगा, इन लोगों से वे वैसा काम नहीं हो पाएगा जैसा काम फ्रांसीसी लोग करते हैं। राइट। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक इन फ्रांसीसियों के मन में वियतनामीज लोगों के बारे में भी एक स्टीरियोटाइप जैसी स्थिति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और इनका विश्वास था कि ये लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ का जिस तरीके से लोग कर रहे हैं उनकी कॉपी कर सकते हैं। ये खुद क्रिएटिव नहीं है, ये खुद क्रिएट कुछ नहीं कर सकते। स्कूल चिल्ड्रन वेर टोल्ड द ओनली फ्रेंच रूल कुड इंश्योर पीस इन वियतनाम। और स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाता था कि सिर्फ और सिर्फ जो फ्रांस का रूल है, फ्रेंच रूल है, यही यहाँ पर एक तरीके से शांति व्यवस्था और प्रगति लेकर आ सकता है। राइट। तो देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी सही तरह से ये लोग अपनी कोशिशों में लगे हुए थे, लुकिंग मॉडर्न। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि आप आधुनिक किस तरह से दिख सकते हो, लुकिंग मॉडर्न। द टॉनकिन फ्री स्कूल्स वाज स्टार्टेड इन 1907 टू प्रोवाइड अ वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन। वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन देने के लिए टॉनकिन फ्री स्कूल की शुरुआत की गई दोस्तों। यहाँ पर साइंस, हाइजीन और फ्रेंच ये विषय इन विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर देखिए एक तरीके से किस तरह से आप मॉडर्न दिख सकते हो, मॉडर्न दिखने की आपकी क्या अप्रोच है। इस पे भी इसका भी एक अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। थिंकिंग प्रिवेलेंट एट दैट टाइम, उस समय की थिंकिंग कैसी थी। अब
उस समय जो वियतनामीज कल्चर है, वियतनामीज कल्चर में वहाँ के जो लोग हैं ये अपने अपने जो हेयर है इन्हें लॉन्ग रखना पसंद करते थे। बट दोस्तों यहाँ पर अब शॉर्ट हेयर कट को इंट्रोड्यूस किया गया बिकॉज ये वेस्टर्न स्टाइल था, राइट। तो इस तरीके से देखा जाए तो अलग अलग स्पेयर में अलग अलग जगह पर कल्चरली चेंज चीज़ों को बदलने की कोशिश की जा रही थी। और एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो एक समय तो यहाँ पर ऐसा आ चुका था कि लोग आप जो स्कूल में भी नहीं है ये भी इस तरीके का हेयर कट रखने लगे थे। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन स्कूल। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा उदाहरण दिया गया है दोस्तों। जैसे जैसे वियतनामीज शिक्षकों की संख्या स्कूलों में बढ़ी, वियतनामीज स्टूडेंट्स की संख्या स्कूलों में बढ़ी, ये इस बात को समझने लगे कि जो शिक्षा इन्हें दी जा रही है ये इनके लिए, इनके फ्यूचर के लिए बेहतर नहीं है। तो ये शिक्षक इस तरह की शिक्षा नहीं दे रहे थे। एक करिकुलम में जो चीज़ें लिखी गई थी उन्हें उस तरीके से नहीं पढ़ाते थे, उन्हें उस तरीके से पढ़ाते थे जिस तरीके से इनके स्टूडेंट्स को इसका लाभ हो सके, राइट। एक यहाँ पर एक घटना घटती है 1926 में और इससे काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। एक वियतनामीज लड़की जो कि फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी और क्लास के जो टीचर थे ये कॉलोन थे, उन्होंने उस लड़की को देखा, उसे कहा कि आप बैक सीट पर जाके बैठिए और पीछे बैठा हुआ जो फ्रेंच लड़का था उसके लिए स्पेस खाली कीजिए। दोस्तों लड़की ने उठने से इनकार कर दिया। जब उसने उठने से इनकार कर दिया तो उसे स्कूल से प्रिंसिपल ने एक्सपेल कर दिया, बाहर कर दिया स्कूल से, राइट। फिर स्टूडेंट्स ने भी दोस्तों विरोध किया तो उन स्टूडेंट्स को भी बाहर कर दिया गया और देखते देखते एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इनके लिए यहाँ पर स्टैंड कर गया। तो ऐसे में देखिए इस प्रोटेस्ट को देखते हुए, इस प्रोटेस्ट को भापते हुए, समझते हुए स्कूल प्रशासन को अपने निर्णय वापस लेने पड़े और उन लोगों को, उन बच्चों को स्कूल में फिर से लेना पड़ा। वियतनामीज इंटेलेक्चुअल ऑन अदर हैंड fear that Vietnam was losing not just control over the territory but its very identity। देखिए वियतनामीज इंटेलेक्चुअल जो थे दोस्तों एक तरह से ये इन्हें एक डर भी सता रहा था कि वियतनाम सिर्फ अपनी ज़मीन ही नहीं खोता जा रहा है, उसकी जो आइडेंटिटी है ये भी एक तरह से बदल रही है और फ्रेंच आइडेंटिटीज़ के रूप में ये भी चेंज होता जा रहा है। इसका अपना कल्चर, इसके अपने ट्रेडिशन, इन्हें डिवैल्यू किया जा रहा है, राइट। और लोगों की मेंटेलिटी को एक स्लेव मेंटेलिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है कि आपके जो मास्टर है इनके लिए ही आप काम कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। अब इससे अगर फाइट करनी थी दोस्तों तो आपको एजुकेशन के फील्ड में भी एक तरह से बैटल लड़नी थी, राइट। कॉलोनलिज्म जिसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं, उपनिवेशवाद से आज़ादी के लिए एक बड़े संघर्ष की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार एक घटना के बारे में बताया गया है। साफ सफाई हमारा तीसरा पॉइंट है, साफ सफाई, बीमारी और रोज़मर्रा का प्रतिरोध। देखिए दोस्तों देयर इज़ अ सिटी, इसका नाम है हनोई। हनोई में प्लेग का हमला होता है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, राइट। और हमारा दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि जब प्लेग का हमला होता है तो यहाँ पर रेड हैंड या चूहों को पकड़ने के लिए एक अभियान भी चलाया जाता है। सपोज द फर्स्ट स्लाइड इज, अब प्लेग यहाँ पर आता है। पहले हनोई की बात करते हैं। देखिए हनोई को एक मॉडर्न सिटी में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने न्यू इंजीनियरिंग स्किल्स का यूज़ किया और न्यू इंजीनियरिंग स्किल्स को फॉलो करते हुए इस सिटी की रचना की। बट दोस्तों यहाँ पर भी इन्होंने उसी एरिया पर काम किया जहाँ पर कॉलोन्स रहा करते थे, राइट। जहाँ पर कॉलोन्स लोग रहा करते थे उसी एरिया को फोकस करते हुए इन्होंने काम किया। और देखा जाए तो ये साफ़ सफाई पसंद लोग थे, तो जो ड्रेनेज होता है, जो गटर्स या जो नालियाँ होती है अंडरग्राउंड, ये काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर डेवलप की गई। बट दोस्तों शहर का दूसरा इलाका जहाँ पर लोकल लोग रहते थे वहाँ पर बस्तियाँ ही थी और वहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई का मतलब काफ़ी गंदगी जैसा वहाँ पर माहौल था। इस और ये लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे थे। फिर क्या होता है 1903 में प्लेग की एक तरह से अटैक आता है। प्लेग आने की वजह से दोस्तों चारों तरफ से प्लेग का एक हाहाकार मचा हुआ है। ये जो डिसीज़ है ये स्प्रेड हो रहा है और लोग सोशल कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिला ड्यू टू प्लेग। किस तरह से देखने को मिला, जो सीवेज लाइन इन्होंने बनाई थी, जो गटर्स इन लोगों ने बनाए थे दोस्तों, इस गटर से ये जो चूहे होते थे, रैट्स, ये उस एरिया में एक तरह से आसानी से घूम फिर रहे थे, जिस एरिया को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये एक आधुनिक नगर हो, हनोई का वो एरिया, राइट। और अब इन गटर या इन ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से ये जो चूहे थे दोस्तों ये इनके घरों में भी जाने लगे। फिर अब इन्हें किस तरीके से सीवेज पाइप के माध्यम से ये चूहे घरों में एंटर करने लगे। अब इन चूहों को कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, तो इन्होंने रेड हैंड का एक प्रोग्राम लॉन्च किया। भाई इन्होंने कहा लोकल लोगों से कि जो चूहा पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, राइट।
ये काफ़ी अच्छी लाइन हो गई ना, सॉरी। जो चूहा पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम कैसे दिया जाएगा, इसका क्या प्रूफ है कि आपने चूहे को मारा है? भाई आपको आना है और साथ चूहे की जो टेल होती है ना, इस टेल को भी लेकर आना है। अब वियतनामीज लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, ये चूहे पकड़ते थे, उनकी टेल को कट करते थे, टेल लाकर इनको दिखाते थे, इनाम लेकर जाते थे, बट चूहे को मारते नहीं थे। तो आप देख सकते हो कि एवरीडे लाइफ में, लाइफ के हर स्पीयर में जहाँ जहाँ पर जगह मिल रही है वहाँ वहाँ पर कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, राइट। बिकॉज देखिए चूहे से तकलीफ किन्हें थी, उन एरियाज को तकलीफ थी जिस जहाँ पर ये आसानी से एंटर करते जा रहे थे, राइट, बिकॉज दिस सीवेज पाइप के माध्यम से वहां से ये आसानी से टहल सकते थे, घूम सकते थे चूहे, और किसी को दिखाई भी देने वाले नहीं थे। दोस्तों चूहों को पकड़ने की प्रक्रिया, चूहों को पकड़ने का काम शुरू होता है। यहाँ पर एक डेट मेंशन की गई है कि अकेले 30 मई को ही तकरीबन 20,000 चूहे पकड़े गए थे। फिर भी जितने चूहे वहां पर नजर आ रहे थे कि लग रहा था कि फिर भी इनमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आई है। तो भाई लोकल लोगों ने काफी सही तरह से इससे डील किया। ये लोग चूहा पकड़ते थे, उसकी दुम को, उसकी टेल को कट करते थे और प्रूफ के तौर पर इन्हें लाकर देते थे और अपना इनाम लेते थे। कुछ लोगों ने तो इस स्थिति को देखते हुए बाउंटी पाने के लिए, इनाम पाने के लिए रैट को राइज करना, इन्हें पालना भी शुरू कर दिया था। जब फ्रेंच लोगों को ये बात समझ में आई दोस्तों कि इनका ये जो रेड हंट का प्रोग्राम है कुछ भी काम नहीं कर रहा है, राइट, ये कोई सही तरीका नहीं है चूहों से डील करने के लिए, तो इन्होंने बाद में इसे स्टॉप कर दिया। अब हम बात करते हैं रिलीजन एंड एंटी कॉलोनियलिज्म की। तो देखिए कॉलोनियल डोमिनेशन हमें हर एरिया में दिखाई देता है, फिर वो प्राइवेट लाइफ हो या पब्लिक लाइफ हो। फ्रेंच ने मिलिटरली इस एरिया को कैप्चर कर लिया था, बट सोशली और कल्चरली दोस्तों ये इनके सोशल को, आई मीन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को और इनके कल्चर को चेंज करने की, रिशेप करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो देखा जाए दोस्तों तो रिलीजन भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉलोनियल कंट्रोल, अब कॉलोनीज का जो अपना रिलीजन है, ये रिलीजन ये यहाँ पर थोपना चाहते थे, इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और चाहते थे कि लोग भी इसे फॉलो करें। बट दोस्तों लाइफ, जैसे कि हमने कहा कि ज़िंदगी के हर क्षेत्र पर जहाँ पर कॉलोनियल डोमिनेंस देखने को मिल रहा था, फ्रेंच के लोग खड़े हो रहे थे, फाइट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से रिलीजन थे वियतनाम में। वियतनाम में हमें दोस्तों एक तरीके के अलग अलग रिलीजन देखने को मिलते हैं। इन लोगों का बिलीफ बुद्धिज्म में था, कन्फ्यूशियन में था, और यहाँ पर लोकल प्रैक्टिस भी अलग से चल रही थी। फ्रांसीसी आए, फ्रेंच मिशनरीज को अपने साथ लाए, राइट, और अपना यहाँ पर रिलीजन इंट्रोड्यूस किया। और एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये इस तरह से इन लोगों के साथ डील कर रहे थे कि आपका जो कुछ भी बिलीव्स है, जो कुछ भी विश्वास है, ये सही नहीं है, हम जो कुछ बता रहे हैं ये काफ़ी सही है। और देखिए इस पे ही विश्वास रखते हुए हम लोग कितने आगे आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए 18th सेंचुरी से ही क्या होता है, एक तरीके से रिलीजियस मूवमेंट भी स्टार्ट होती है इन वेस्टर्न प्रेजेंस, ये जो वेस्टर्न प्रेजेंसेस यहाँ पर था इसके अगेंस्ट। तो दोस्तों फ्रेंच कंट्रोल एंड स्प्रेड ऑफ द क्रिश्चियनिटी वाज द स्कॉलर्स रिवोल्ट इन 1868। 1868 में दोस्तों यहाँ पर स्कॉलर्स रिवोल्ट होता है। क्यों होता है? बिकॉज फ्रेंच का कंट्रोल था और ये अपनी क्रिश्चियनिटी को, अपने धर्म को प्रसार करने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। तो इसी के विरोध में स्कॉलर्स रिवॉर्ड हुआ 1868 में, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया कि ये जो लोग थे, क्रिश्चियन लोग थे, इनके विरुद्ध सशस्त्र भी हम कह सकते हैं कि हिंसा हिंसा भी की गई दोस्तों। जो नेशनल मूवमेंट हमें दुनिया में अलग अलग देशों की देखने को मिलती है, तो आवश्यक ही नहीं है कि वह ऐसी हो जैसी भारत की थी। हम हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी यहाँ पर किसी भी तरह का वायलेंस नहीं था, हमने बिना वायलेंस के अपनी आज़ादी हासिल की है, राइट। बट ऐसा हर जगह पे नहीं हो पाया। तो दोस्तों जब धर्म में ये लोग इंटरफेयर करने लगे, तो जो वियतनामीज लोग थे इन्होंने इन पर हमले भी किए और एक रिवोल्ट भी हुआ था 1868 में। और इस रिवोल्ट में काफ़ी सारे कैथोलिक, thousands ऑफ कैथोलिक मारे गए थे। Catholic missionaries had been active in winning and converts since the early 17th century, and by the middle of the 18th century converted in 3 lakh। तो दोस्तों यहाँ पर कन्वर्सेशन भी काफ़ी हुआ, धर्मांतरण भी काफ़ी हुआ, बिकॉज 17th सेंचुरी से ये लोग एक्टिव थे और देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों को ये कन्वर्ट कर चुके थे। तो ये इनके एक्टिविटी के प्रति सोसाइटी में विरोध रहना या विरोध की भावना रहना, ये बात भी एक हद तक सही है दोस्तों, बिकॉज 3 लाख का नंबर काफ़ी बड़ा होता है, राइट। The French crushed the movement, but the uprising served to inspire other patriots to rise up against them। अब ये जो
रिवोल्ट था, स्कॉलर रिवोल्ट, इसे क्रश कर दिया गया। बट इस रिवोल्ट से एक और एग्जांपल लोगों के सामने आ गया कि इनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया जा सकता है, इन लोगों को मारा जा सकता है। द इलाइट इन वियतनामीज वेर एजुकेटेड इन चाइनीज एंड कन्फ्यूशियन, बट religious belief among the peasantry were shaped by a variety of Semitic traditions that combined Buddhism and local beliefs. यहाँ के इलाइट लोग, यहाँ के वियतनामीज लोग जो एजुकेटेड थे दोस्तों, ये चाइनीज और कन्फ्यूशियन में यकीन रखते थे। बट जो यहाँ के किसान थे या दूसरे लोग थे, ये लोग बौद्धिज्म और के साथ साथ लोकल प्रैक्टिसेस, लोकल बिलीफ्स भी रखते थे और एक कंबाइन इनकी प्रैक्टिस किया करते थे। तो इस तरह से वियतनाम में काफ़ी सारे रिलीजन थे जो लोगों के बीच में पॉपुलर थे और सबका अपना एक तरीके से नज़रिया था या प्रोक्लेमेशन था कि उनका अपना विजन ऑफ गॉड है। Some of these religious movements supported the French, but other inspired movement against the colonial rule. राइट तो इसमें से कुछ मूवमेंट ने फ्रेंच को भी सपोर्ट किया, बट ज़्यादातर ने दोस्तों ये जो कॉलोनियल रूल था इसके अगेंस्ट जो मूवमेंट हो रही थी इसे इंस्पायर करने का काम किया। और ऐसी एक मूवमेंट थी दोस्तों, हो हाउ मूवमेंट। राइट, ये हो हाउ क्या है? 1939 में एक जो मेकोंग डेल्टा का एरिया है जो कि फर्टाइल एरिया है, यहाँ पर एक रिलीजियस आइडिया ग्रो होने लगा जो कि था एंटी फ्रेंच अपराइजिंग। राइट, ये 19th सेंचुरी की बात है। इसके फाउंडर थे हो हाउ। राइट, इट्स हो हाउ और हाउ जो कुछ भी है, ये इसके फाउंडर थे। ये थे HP सो। HP सो कौन थे दोस्तों? HP सो एक तरह के ऐसे व्यक्ति थे जो मिराकल कर रहे थे वहाँ पर, और लोगों को इस तरीके से विश्वास था कि गरीब लोगों की ये मदद कर रहे हैं। लोग क्रिटिसाइज भी इन्हें किया करते थे, और एक तरह से देखा जाए तो फ्रेंच लोग अपील भी किया करते थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। बट ये जो थे, इनका क्रिटिसिज्म था कि आप यूजलेस खर्च मत कीजिए, आप ज़्यादा खर्च मत कीजिए, आप जो चाइल्ड ब्राइड्स होती है, बाल वधू जो होती है, गैम्बलिंग जो होता है, अल्कोहल, ओपियम, चरस वगैरह जो लोग नशा करते हैं, ये मत कीजिए। इसका क्रिटिसिज्म भी मिस्टर HP सो किया करते थे। अब HP सो के बारे में कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। जब फ्रेंच सरकार इनसे तंग आ गई तो इन्होंने इन्हें मैड डिक्लेयर कर दिया, कहा कि ये व्यक्ति तो पागल है, इसे मेंटल असाइलम में होना चाहिए। तो इन्हें मेंटल असाइलम में पकड़ के डाल दिया गया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ये बात है कि जिस डॉक्टर को जिम्मेदारी दी गई थी कि इस व्यक्ति को, आपको ये व्यक्ति मेंटल है, इसे डिक्लेयर करना है, वो डॉक्टर ही उनका फॉलोअर हो गया। और 1941 में फ्रेंच डॉक्टरों ने ये डिक्लेयर भी कर दिया कि ये व्यक्ति पागल नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इन्हें पागल तो डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, बिकॉज इनके डॉक्टर ही इनके साथ हो गए थे। तो ऐसे में क्या किया गया, इन्हें एक तरीके से एग्जाइल में भेज दिया गया लाओस को, और इनके जो फॉलोअर्स थे इन्हें यातना जो ग्रह होते हैं यहाँ भेज दिया गया। मतलब इन्हें एक तरीके से बैडली ट्रीट किया गया। इस तरह की जो मूवमेंट्स थी दोस्तों, इस तरह की मूवमेंट्स हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी, इस तरह की मूवमेंट्स की हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होती है मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म से। फॉर सपोज दिस इज द मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म जिनका टारगेट है हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये जो मूवमेंट हमने यहाँ पे देखी हाउ हाउ, ये मूवमेंट सीधा सीधा इन मूवमेंट से रिलेट नहीं करती है। They could neither control or discipline these groups nor support their rituals and practices, because देखिए मेन स्ट्रीम वाले नहीं इन्हें इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी मूवमेंट्स इनके कंट्रोल में भी नहीं आ सकती। येट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट इज, बस इस मूवमेंट का एक और सिग्निफिकेंस है दोस्तों, अराइजिंग एंटी इम्पेरियलिस्ट सेंटिमेंट। लोगों के बीच में एंटी इम्पेरियलिस्ट सेंटिमेंट अराइज होते हैं, शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेट, और इन सेंटिमेंट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों आधुनिकता की संकल्पना की। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है हमारे सामने, तो चलिए इस पेज पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारे सामने। फ्रेंच कॉलोनिज्म वाज रेजिस्टेड एट मेनी लेवल एंड इन अ वेरियस फॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि फ्रांस के उपनिवेशवाद को रेजिस्ट किया गया हर लेवल पर और हर अलग अलग तरह से। बट ऑल नेशनलिस्ट हैड टू ग्रैबल विथ वन सेट ऑफ क्वेश्चन। सभी नेशनलिस्ट के सामने कुछ क्वेश्चंस थे, सेट ऑफ क्वेश्चन, एक से ज्यादा क्वेश्चन थे। व्हाट वाज इट टू बी मॉडर्न? भाई ये आधुनिक होना आखिरकार क्या है? व्हाट वाज इट टू बी द नेशनलिस्ट? एक नेशनलिस्ट होना आखिर क्या है? इन ऑर्डर टू डू बी मॉडर्न, भाई मॉडर्न होने के लिए, आधुनिक होने के लिए, व्हाट इज नेसेसरी टू रिगार्ड ट्रेडिशन एज बैकवर्ड एंड रिजेक्ट ऑल अर्लियर आइडिया एंड सोशल प्रैक्टिसेस। तो हमारी जो ट्रेडिशन है,
जिसे हम अब तक फॉलो करते आ रहे हैं, क्या इन सबको रिजेक्ट कर देना चाहिए? और दोस्तों, ये जो अभी अभी के आइडिया आए हैं, अर्लियर जो आइडियाज़ है या सोशल प्रैक्टिसेस सामने आ रही है, जैसे कि फ्रांस के लोग यहाँ पर लेकर आए थे, इन्हें फॉलो करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के सेट ऑफ क्वेश्चंस इन लोगों के सामने थे गाइस, राइट? आपको क्या लगता है? थोड़ा आप भी सोचिए इन चीज़ों के बारे में कि आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो, बिकॉज सोचना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, राइट? आई होप कि आपको यहाँ तक हमने जो ये इन चीज़ों को डिस्कस किया ये समझ में आई होंगी। एक बार फिर से इसे देखते हैं गाइस। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का विभिन्न स्तरों पर और नाना रूपों में विरोध हो रहा था, लेकिन सभी राष्ट्रवादियों के सामने सवाल एक जैसे थे, जैसे कि आधुनिक होने का क्या मतलब है? राष्ट्रवादी किसे कहते हैं? क्या आधुनिक बनने के लिए परंपराओं को पिछड़ेपन की निशानी मानना और सभी पुराने विचारों को सामाजिक आचारों को खारिज करना ज़रूरी है? क्या पश्चिम को ही विकास व सभ्यता का प्रतीक मानना और उसकी नकल करना ज़रूरी है? ऐसे सवालों के जवाब कई तरह के थे। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना था कि पश्चिम के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए वियतनामी परंपराओं को मजबूत करना ज़रूरी है, जबकि कई बुद्धिजीवियों का विचार था कि विदेशी वर्चस्व का विरोध करते हुए वियतनाम को पश्चिम से बहुत कुछ सीखना होगा। इन मतभेदों के कारण कई गंभीर बहसें खड़ी हुई। इन गंभीर बहसों का आसानी से हल नहीं किया जा सकता था दोस्तों। दिस इज द कॉम्प्लेक्स डिबेट, और इन कॉम्प्लेक्स डिबेट को इजीली रिजॉल्व नहीं किया जा सकता था। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। आखिरकार क्या होता है फिर? 19वीं सदी के आखिर में फ्रांसीसियों के विरोध का नेतृत्व प्राय कन्फ्यूशियन विद्वानों कार्यकर्ताओं के हाथों में होता था, जिन्हें अपनी दुनिया बिखरती हुई दिखाई दे रही थी। कन्फ्यूशियन परंपरा में शिक्षित फान बोई चाउ 1867 टू 1940 ऐसे ही एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी थे। 1903 में उन्होंने रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी नामक एक पार्टी का गठन किया, और तभी से वे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के एक अहम नेता बन गए थे। राजकुमार कुआंग दे इस पार्टी के मुखिया थे दोस्तों। राजकुमार कुआंग दे इस पार्टी के हेड थे। फान बो चाउ, काफ़ी अलग अलग तरह के नाम होते हैं जापानीज, हम कभी प्रोनाउंस नहीं करते तो, बट मज़ेदार होते हैं इनके नाम, हम ऐसा कह सकते हैं। फान बो चाउ ने 1905 में चीनी सुधारक लियांग किचाउ से योकोहामा में भेंट की। ये योकोहामा में मिले दोस्तों, और फान की सबसे प्रभावशाली पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम लियोस की सलाह में ही लिखी गई थी, और एक तरह से उनका प्रभाव उस पुस्तक पे हमें देखने को मिलता है। वियतनाम और चीन में ये किताब खूब बिकी और उस पर नाटक भी खेला गया। यह पुस्तक एक दूसरे से जुड़े दो विचारों पर केंद्रित है। ये पुस्तक एक दूसरे से जुड़े दो विचारों पर केंद्रित है दोस्तों। ये दो थीम्स को कनेक्ट करती है, एक देश की संप्रभुता का नाश, और दूसरा दोनों देशों की अभिजात्य वर्गों को एक संस्कृति में बांधने वाले वियतनाम चीन संबंधों का टूटना। फान अपनी पुस्तक में इसी दोहरे नाश का विलाप करते हैं। उनके शोक का अंदाजा वैसा ही था जैसा परंपरागत अभिजात्य तबके से निकले सुधारकों का दिखाई देता है, राइट? जो एलाइड ट्रेडिशनली एलाइड जो लोग होते हैं दोस्तों, यहाँ से जो रिफॉर्मर निकलते हैं, वो जिस तरीके से चीज़ों को समझते हैं उसी तरीके से ये भी समझ रहे थे। अन्य राष्ट्रवादी फान बो चाउ के विचारों से गहरे तौर पर सहमत थे। जो दूसरे राष्ट्रवादी थे दोस्तों, ये भी इनके विचारों से सहमत थे। और देखा जाए तो एक ऐसे ही नेता थे जिनका नाम था त्रिव, राइट? फांचू त्रिव वे राजशाही राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए एक शाही दरबार या राजा की सहायता ली जाए, राइट? ये नहीं चाहते थे दोस्तों कि शाही दरबार की या राजा की सहायता लेने की ज़रूरत है, कि हम इनकी सहायता से ही इन लोगों को यहाँ से निकाल बाहर कर सकते हैं। वह एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित तृण पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह खारिज करने के खिलाफ थे। उन्हें मुक्ति के फ्रांसीसी क्रांतिकारी आदर्श तो संपन्न सॉरी उन्हें, इनका नाम ही दोस्तों इस तरह से है कि इनके नाम से ही थोड़ा ट्रबल होता है, राइट? चलिए चलते हैं। पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित
पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह खारिज करने के खिलाफ भी थे। तो दोस्तों जो आइडिया है पश्चिम का, इसे पूरी तरीके से खारिज करने के ये खिलाफ भी थे। ये पूरी तरह से ऐसा नहीं चाहते थे कि इसी आइडिया के हम विरोध रहे। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को आदर्श तो एक तरीके से फ्रांसीसी क्रांति का जो आदर्श था दोस्तों, ये भी इनके सामने था। वे खुद फ्रांसीसी के आदर्शों का अनुसरण करने करने में यकीन रखा करते थे। देखिए देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। राइट, उनकी मांग ये भी थी कि फ्रांसीसी शासक वियतनाम में वैधानिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करे और कृषि और उद्योग का विकास करे। इनकी डिमांड थी कि फ्रेंच सेट द लीगल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड डेवलप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, कि भाई आप एग्रीकल्चर को डेवलप कीजिए, आप इंडस्ट्री को डेवलप कीजिए। यहाँ पर आप फ्रेंच जैसा फ्रांस में होता है लीगल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक तरीके से सेटअप कीजिए। आधुनिक बनने के अन्य तरीके जापान और चीन। अर्ली वियतनामीज नेशनलिस्ट हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद जापान एंड चाइना। देखिए दोस्तों, जो वियतनामीज नेशनलिस्ट थे, इनका जापान और चाइना से एक अच्छा संबंध था। प्रारंभिक वियतनामी राष्ट्रवादियों के जापान और चीन के साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे। जापान और चीन न केवल बदलाव का प्रतीक थे, बल्कि फ्रांसीसी पुलिस से बच निकलने वालों के लिए शरणार्थी भी थे। इन देशों में एशियाई क्रांतियों के नेटवर्क बने हुए थे। एक तरीके से देखा जाए तो एक नेटवर्क के रूप में ये लोग काम कर रहे थे। यहाँ पे नेटवर्क, एशियन नेटवर्क ये बना रहे थे रिवॉल्यूशनरीज के। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी गो ईस्ट मूवमेंट बिकेम पॉपुलर। 20वीं सदी के पहले दशक में पूरब की ओर चलो आंदोलन काफी तेज हुआ। 1907-8 में लगभग 300 वियतनामी विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान चले गए। दोस्तों, आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए 300 विद्यार्थी यहाँ से जापान जाते हैं। उनमें से बहुतों का सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि फ्रांसीसियों को वियतनाम से निकाल बाहर किया जाए और कठपुतली सम्राट को गद्दी से हटा दिया जाए और फ्रांसीसियों द्वारा अपमानित करके गद्दी से, मतलब देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से यहाँ पर रेजिम चेंज चाहते थे। राजवंश को दोबारा गद्दी पे एक तरीके से बैठाने के कुछ लोग समर्थन में थे, कुछ लोग इसके विरुद्ध भी थे। इन राष्ट्रवादियों को विदेशी हथियार और मदद लेने से कोई परहेज नहीं था। इन राष्ट्रवादियों को विदेशी हथियार, विदेशी आर्म्स लेने से किसी भी तरीके का परहेज नहीं था। हमने देखा ना कि ये वायलेंस भी यहाँ पर हो रहा था। दे अपील्ड टू द जापानीज एज फेलो एशियन। भाई एशियंस होने के नाते इन्होंने जापानियों को अपील किया, इनसे मदद मांगी। जापान हैड मॉडर्नाइज्ड itself एंड रेजिस्ट कॉलोनाइजेशन बाय द वेस्ट। भाई जापान ने अपने आप को आधुनिक बनाया था, इसने कॉलोनाइजेशन का विरोध किया था। और 1907 में दोस्तों, 1907 में रूस पर विजय प्राप्त करके जापान अपनी सैनिक ताकत का भी लोहा मनवा चुका था। वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में भी रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1908 में जापानी गृह मंत्रालय ने इन गतिविधियों का दमन शुरू कर दिया था। 1908 में यहाँ का जो गृह मंत्रालय था जापान का, इसने इन गतिविधियों का दमन शुरू कर दिया था। मेनी इंक्लूडिंग फोन बो चाओ वेयर डिपोर्टेड एंड फोर्स टू सीक एग्जाइल इन चाइना एंड थाईलैंड। फान बो चाओ सहित बहुत सारे लोगों को जापान से निकाला जाने लगा और उन्हें मजबूरन चीन व थाईलैंड में शरण लेनी पड़ी। मतलब देखिए, जापान ने इतनी इनकी सहायता नहीं की जैसे ये इससे एक्सेप्ट कर रहे थे। आगे चलते हैं दोस्तों। डेवलपमेंट इन चाइना आल्सो इंस्पायर्ड वियतनामीज नेशनलिस्ट। भाई चाइना में जो विकास हुआ ना, चाइना में विकास का जो घटनाक्रम था, ये भी एक तरह से इंस्पायर कर रहा था, हौसले बढ़ाने का काम कर रहा था। सुन यात सेन सुन यात सेन In 1911, the long-established monarchy in China was overthrown by a popular movement under Sun Yat-sen and republic was set up। भाई 1911 में यहाँ पर मोनार्की जो थी चाइना में, इसे ओवरथ्रो कर दिया गया था, रिपब्लिक बन चुका था चाइना। और सुन यात सेन ने इस मूवमेंट को लीड किया था। इंस्पायर्ड बाय दीज डेवलपमेंट, भाई इन सब घटनाक्रम से इंस्पायर्ड होकर, प्रेरणा लेकर वियतनामीज स्टूडेंट भी एक तरह से इन्होंने भी एक अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी जिसका नाम था एसोसिएशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द वियतनाम। नाउ द नेचर ऑफ द एंटी फ्रेंच इंडिपेंडेंस मूवमेंट चेंज। और यहाँ से दोस्तों एक तरह से नेचर ही बदल जाता है। पहले ये किस तरह का इंडिपेंडेंस चाहते थे, ये अपने आप को आज़ाद कर कर इस तरह का आज़ादी चाहते थे कि इनका किंग ही इन पे रूल करे। बट अब यहाँ पे पूरा नेचर बदल चुका था दोस्तों इस लड़ाई का। अब इनका ऑब्जेक्टिव ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं था,
कि भाई फ्रांस को यहाँ से हटाएंगे, अपने मोनार्क को फिर से सत्ता पे बैठाएंगे, राइट। और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, और दोस्तों इन दोनों के रिलेशन में काम किया जाएगा। अब ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहते थे। Soon, however, the anti-imperialist movement in Vietnam come under the new type of leadership। और देखा जाए दोस्तों तो जो एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट थी वियतनाम की, ये एक तरीके की आप न्यू लीडरशिप के अंडर चलने वाली थी। 6 पॉइंट है द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कम्युनिस्ट मूवमेंट और वियतनामीज नेशनलिज्म के बारे में हम बात करेंगे अगले अध्याय में, बिकॉज यहाँ पर जो यूएसए है, राइट, यूएसए का जो इंटरफेरेंस था, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। तो इसे यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपने आपने इसे एंजॉय किया होगा। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।